नीति से मिल रहा परिणाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 8वां प्रांतीय सम्मेलन राजधानी रायपुर के होटल वुड कैसल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बतौर मुख्य अतिथि के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान गीतांजलि किताब, जिसके रचनाकार श्री रामनाथ साहू हैं, आपको बताते चलें कि 11 किताबों का विमोचन भी किया गया है और इसके साथ ही कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी साहित्यकारों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सम्मान किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी राजभाषा को बढ़ावा देने, छत्तीसगढ़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है। आज राजभाषा आयोग द्वारा ये 8वां सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये 2 दिन तक ये चलने वाला है। इसमें प्रदेश भर से साहित्यकार और रचनाकार उपस्थित हुए हैं और आज ये प्रथम दिन है, प्रथम सत्र है और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ी रचनाकार का जो रचना है उसका विमोचन किए हैं। बहुत अच्छा रचना उनका है। उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उनका आग्रह था कि रचना को स्कूलों में भी उनके जो वाचनालय हैं, लाइब्रेरी है, वहां तक पहुंचाया जाए। तो निश्चित रूप से सरकार ये काम करेगी और हम लोगों को अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा पर फक्र है और ये 2 दिन का सम्मेलन निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा को और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में ये सम्मेलन कामयाब होगा, ऐसा मेरी शुभेच्छा है। सीएम साय ने अपनी सरकार की योजनाओं की खूबियां बताते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण हमारी सरकार ने जो 13 महीने में काम किया है उसी का आईना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने भाषण की शुरुआत में ही नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सोचिए ऐसी स्थिति क्यों बनी है। यह आपके 5 वर्षों के कुशासन और अराजकता पर जनता का जवाब था। पिछले कांग्रेस सरकार ने भी महापौर का अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए करवाया ताकि योग्य प्रत्याशी की जगह अपने गुट के अपने कृपा पात्र को महापौर बनवा दिया जाए। 24 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हुआ है और 24 फरवरी को हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय सदन में अपना अभिभाषण प्रस्तुत किए हैं, जिस पर कृतज्ञता ज्ञापन हेतु चर्चा 2 दिनों तक सदन के अंदर में चली और इस चर्चा का शुभारंभ आदरणीय श्री धर्मलाल कौशिक जी ने प्रारंभ की और करीब 13-14 माननीय सदस्य चर्चा में भाग लिए और अंत में हमने भी उनको कृतज्ञता ज्ञापन की और माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पूरे हमारे प्रदेश की सरकार ने जो 13 महीनों में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किया है उसी का एक आईना है। जनादेश कांग्रेस पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला था और बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में प्रदेश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा, अत्याचार बढ़ा, कोई भी वादा पूरा नहीं किए, जनता के साथ छल किए, धोखा किए। इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से उनको अलग होना पड़ा और प्रदेश की जनता का उन्होंने विश्वास खोया। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी के पक्ष में परिणाम आया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इन दोनों चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। वे ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से क्रमशः पराजित हुए हैं। उनके पास हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है। अब कांग्रेस अगले 4 साल तक नए बहाने खोजे। अब कांग्रेस के पास सारे बहाने खत्म हो चुके हैं। कांग्रेस करारी हार पर जवाब दे
भी नहीं पा रही है, तो इसलिए ईडी के नाम पर भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है, जबकि ईडी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से नगरीय निकायों के चुनाव का परिणाम आया है, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ है। जिस प्रकार से पंचायतों में कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हुई है, ईवीएम में भी पराजित हुए, मतपत्र में भी पराजित हुए, तो हार को छिपाने का कोई बहाना नहीं बचा है और इसलिए ईडी के नाम पर जनता में भ्रम फैलाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ईडी साक्ष्य पर आधारित, तथ्यों पर आधारित अपनी जांच की कार्यवाही कर रही है। कांग्रेस आज मुद्दा विहीन है और जो हस्र कांग्रेस पार्टी का नगरीय निकाय में हुआ है, नगर निगम में शून्य में आउट हुई है और जैसी दुर्दशा हुई है, तो आज कांग्रेस मुद्दा विहीन है, अनावश्यक रूप से जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। वहीं वजन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है और सोमवार को विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ का विजन 2047 को अचीव करने वाला बजट पेश होगा। आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है और ये बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित होगा और इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष घोषित किया गया। इन सब चीजों पर फोकस करते हुए बजट पेश होगा। आपको बताते चलें कि बजट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये वर्ष छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है और सोमवार को विधानसभा में विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला बजट होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। ये बजट हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित होगा। इस वर्ष को रजत जयंती वर्ष घोषित किया गया। इन सब चीजों पर फोकस करते हुए ये बजट पेश होगा। देखिए, ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है। विकसित छत्तीसगढ़ विजन 2047 को अचीव करने वाला ये बजट होगा। ये तो हमारा मूल मंत्र ही है, सबका साथ सबका विकास। हर वर्ग के कल्याण के लिए छत्तीसगढ़ के विकास पर केंद्रित ये बजट होगा और निश्चित रूप से रजत जयंती वर्ष में और इस वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है। इन्हीं सब चीजों पर फोकस करते हुए हमारा बजट आएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। यहां के आम लोग महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई। मंत्री साहब ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास कार्य हुआ, उसी का नतीजा है कि आज जम्मू कश्मीर की एक अलग छवि बन रही है। जिस प्रकार से आज 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का जनजीवन धीरे धीरे करके सामान्य हो रहा है। जम्मू कश्मीर में आम लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन में खुशहाली और तरक्की आई है और ये लगातार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर अब तरक्की और खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री अरुण साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ सभी नगरीय निकायों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा स्थित समिति कक्ष में आयोजित बैठक में सभी नगर निगमों के आयुक्त और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री साव ने साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉक्टर बसवराजू एस और संचालक आर का भी बैठक में मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में सभी नगरीय निकायों को केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में अच्छी रैंकिंग हासिल करने के लिए पुख्ता तैयारियों के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने बैठक के सर्वेक्षण के दौरान मूल्यांकन के लिए प्रमुख 10 मापदंडों, 54 प्रमुख संकेतकों और 166 सह संकेतकों की जानकारी देते हुए सभी बिंदुओं पर निकायों को वांछित तैयारी रखने को कहा है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में जगदलपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो संपन्न हुआ है। वन मंत्री केदार कश्यप, सांसद महेश कश्यप, विधायकगण किरणदेव सिंह भी मौके पर
शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए और बस्तर के कलेक्टर हरीश एस ने जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर प्रांगण में आयोजित समारोह में महापौर संजय पांडे और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी को नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए विश्वास जताया है कि नए महापौर और पार्षदगण अटल विश्वास पत्र में किए गए प्रत्येक वादे को पूरा कर जगदलपुर शहर को स्वच्छ, सुंदर, सुविधापूर्ण बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे। नगर पालिका निगम दुर्ग परिसर में शनिवार को नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदगणों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा के मुख्य आतिथ्य में सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने महापौर अलका बागमार को सत्य निष्ठा की शपथ दिलाई है। महापौर के शपथ ग्रहण के बाद दुर्ग निगम के नवनिर्वाचित 60 पार्षदों ने वार्ड क्रम अनुसार 10-10 के समूह के शपथ ग्रहण लिया है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ और लेक रिजॉर्ट में आयोजित छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 के अंतिम दिन विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया और पुरस्कार वितरण समारोह में डिप्टी सीएम के साथ में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव भी मौजूद रहे हैं। और साथ ही उप मुख्यमंत्री साव ने 4 दिवसीय चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शौर्य भट्टाचार्य को ट्रॉफी और पुरस्कार राशि प्रदान की और वहीं दूसरा पुरस्कार सचिन बैसोया को दिया गया। उप मुख्यमंत्री साव का कपिल देव ने शानदार स्वागत किया और शानदार प्रदर्शन कर खिताब जीतने वाले शौर्य भट्टाचार्य को बधाई दी और अन्य खिलाड़ियों को भी आगे अच्छे प्रदर्शन की शुभकामनाएं भी दी हैं। सड़क पर केक काटने को लेकर प्रशासन इन दिनों सख्त रुख अपना रहा है। हाल ही में सड़क पर केक काटने पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई थी। और तो वहीं आपको ये भी बता दें कि अब महापौर मीनल चौबे के बेटे मेहुल का सड़क पर केक काटते हुए का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा और इसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अब बेटे की गलती को लेकर महापौर मीनल चौबे ने माफी मांगी है और वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद में कांग्रेस ने कार्रवाई की भी मांग की है। वही कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह का भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के नियमों की जानकारी दी और कहा कि एसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह का बयान सामने आया है। कोई तोड़ ना इसका खूंखार है दिखता यारी को निभाना। शपथ जिस दिन मैं ली थी उस दिन मेरे सारे रिलेटिव्स मेरे घर में आए थे और उसी दिन मेरे बेटे मेहुल का जन्मदिन था। फिर मैंने वीडियो देखा है जो भी कुछ चल रहा है कि उस दिन रात को उससे वो फिर केक काटा। मेरे घर के सामने का ही वीडियो है वो और वो साइड से है। मुझे लग रहा है कि उसमें कोई रोड बाधित नहीं हो रहा है, पर जो भी हो रहा है उसके बाद आज मैंने परसों का वीडियो है और आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि हाईकोर्ट ने ये बोला है कि रोड में केक काटना नहीं है। तो जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मैंने अपने बेटे को भी समझाइश दी है कि इस प्रकार अब बैन हो गया है कि अब तुमको रोड में नहीं काटना है। और शासन प्रशासन का मैं पूरा सम्मान करती हूँ। अगर मेरे या मेरे परिवारजन की वजह से या मेरे बेटे की वजह से किसी राहगीर को या किसी को भी कोई दिक्कत हुई होगी तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। और ये सबके बच्चों को ये समझना चाहिए कि ये जो हम लोग अनजाने में ये सब कर लेते हैं कि रोड में केक वगैरह काटना, घर के अंदर जो करना है करो, रोड में हमको केक नहीं काटना है। मैं फिर से सबसे जिसको भी अगर इससे किसी को कोई दिक्कत हुई होगी, परेशानी हुई होगी तो क्षमा मांगती होंगी और क्षमा मांगती हूँ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। आज एक विशेष विषय के लिए मैं यहाँ हूँ। सामान्यतया देखा जा रहा है कि हम जो सिविक सेंस है उसको भूलकर कई बार सड़कों पर जन्मदिन मनाने के लिए निकल आते हैं। कई जगह अवरोधक बन जाते हैं हम सड़क में, सड़क के नियमों का पालन नहीं करते हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, कहीं पर भी इधर उधर पार्किंग
में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जो कि आम जनजीवन को प्रभावित करता है। इसलिए कलेक्टर होने के नाते मेरा आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उनका कड़ाई से पालन करें। और मैं विशेषता बताना चाहता हूं कि अपनी खुशी को आप सार्वजनिक स्थानों पर बीच रोड में जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनके खिलाफ जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है की जा रही है। इसलिए मैं सभी को हिदायत देना चाहता हूं कि ऐसा कोई काम न करें जो कि उनको और उनके परिवार के लिए कष्ट का कारण बने और समाज के लिए भी कष्ट का कारण बने। किसी द्वारा मुख्य मार्ग पर या मुख्य चौक चौराहे पर अपना जन्मदिन या ऐसा अपना पारिवारिक व्यक्तिगत आयोजन किए जाने से लोगों को मार्ग अवरुद्ध होता है और इस प्रकार का कृत्य उसके द्वारा किया जाना अपराध की श्रेणी में आता है। किसी के द्वारा भी मुख्य चौक चौराहे पर अपना बर्थडे केक काटना, आयोजन करना अपराध की धारा 126(2) और 3(5) BNS के तहत में दंडनीय अपराध है। इसमें पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाती है और सिद्ध पाए जाने पर इसको 1 माह की सजा या एवं 5,000 रुपए की जुर्माना से भी दंडित किया जाता है। इस प्रकार का कृत्य किए जाने पर पुलिस के द्वारा पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत में भी कार्रवाई की जाती है, जिसके तहत में उसको जेल भी जाना पड़ सकता है एवं हैवी अमाउंट से उसको पाउंड ओवर की कार्रवाई की जाती है। अतः सभी से अपील की जाती है कि ऐसे सार्वजनिक स्थलों पर, सार्वजनिक मार्ग पर किसी प्रकार का बर्थडे सेलिब्रेशन या केक काटने, पटाखा फोड़ने जैसे कृत्य न करें। अगर ऐसा किया जाता है तो उसको जेल जाने की नौबत आई। रायपुर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। इस साल इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार इस साल छत्तीसगढ़ की आर्थिक वृद्धि दर 7.51% रहने का अनुमान है और इसका मतलब ये है कि व्यापार, उद्योग और खेती से होने वाली आमदनी में लगातार इजाफा हो रहा है। इससे लोगों की आमदनी और जीवन स्तर बेहतर होगा। छत्तीसगढ़ की कुल आर्थिक उत्पादन यानी कि सकल राज्य घरेलू उत्पादन GSDP में भी इस साल अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पिछले साल राज्य का GDP 3,06,712 करोड़ था, जो कि इस साल 3,29,752 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। ये संकेत देता है कि छत्तीसगढ़ में नए उद्योग, फैक्ट्रियां और व्यापार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। माननीय हमारे विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति की गई है। इसमें काफी उत्साहजनक हमारी आर्थिक प्रगति साफ तौर पे नजर आ रही है। GSDP स्थिर भाव पर 2023-24 में 3,06,712 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024-25 में 3,29,752 करोड़ रुपए अनुमानित है। यह विकास दर 7.51% का आकलित किया गया है। वर्ष 2023-24 का जो हमारा ग्रोथ रेट था छत्तीसगढ़ का, वो 7.31% था, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 का जो वर्ष था उसमें भारत पूरे देश का जो औसत ग्रोथ रेट था GDP का, वो 8.15% था। मतलब पिछले 2023-24 के वर्ष में हमारे छत्तीसगढ़ की आर्थिक प्रगति, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट था वो भारत सरकार पूरे देश के ग्रोथ रेट की तुलना में कम था। जबकि हम 2024-25 का जो आकलन सामने आया है ये बहुत उत्साहजनक है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने भी जो प्रयास किए हैं, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता जनार्दन ने भी जो प्रयास किए हैं, उसके अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट 7.51% आकलित किया गया है। जबकि पूरे देश के लिए जो ग्रोथ रेट है वो 6.37% है। तो पूरे देश की औसत जो ग्रोथ रेट बैठ रही है 6.37%, उसकी तुलना में छत्तीसगढ़ 7.51% की दर से, अर्थात औसत, राष्ट्रीय औसत से ज्यादा तेज गति से हमारे GDP का ग्रोथ हुआ है, जो वर्ष 2023-24 में पुरानी सरकार के समय में राष्ट्रीय औसत से कम था। यह अत्यंत ही सुखद
और उत्साहजनक आंकड़े सामने आए हैं और हमारी सरकार के लिए, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के लिए अत्यंत सुखद विषय है। जीएसडीपी के जो अलग अलग घटक होते हैं, जिनको हम 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन तीनों क्षेत्रों में हम बांटते हैं। कृषि क्षेत्र में भारत का जो, पूरे देश का जो औसत वृद्धि दर है वो 3.76% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 5.38% है। राष्ट्रीय औसत उद्योग क्षेत्र के विकास का 6.22% है, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ का 6.92% है। सेवा क्षेत्र में पूरा राष्ट्रीय औसत 7.22% का है, जबकि छत्तीसगढ़ का 8.54% है। तो वर्ष 2024-25 के लिए ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ राष्ट्रीय औसत से अधिक है। और अगर हम क्षेत्र वाइज भी देखते हैं, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, तीनों की दृष्टि से भी ग्रोथ रेट राष्ट्रीय औसत से बेहतर सामने आया है। तो वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान इन दिनों सामने आया है, जहां पर उन्होंने लगातार हमला किया है। आपको बताते चले कि वित्त मंत्री का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया है और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है और एक प्रदेश के साथ में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2023 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। ये औद्योगिक नीति भी किसी भी प्रदेश की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सुशासन की सरकार है। सुशासन के माध्यम से पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने का प्रयास किया गया और उसी का परिणाम है कि आर्थिक विकास में भी एक ग्रोथ दिखाई दे रहा है। आप देखते होंगे कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी विश्वास छत्तीसगढ़ के प्रति लौटा है और एक अलग विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। औद्योगिक नीति, नई औद्योगिक नीति वर्ष 2024 से 2030 तक के लिए हमारी सरकार ने लॉन्च की है। यह औद्योगिक नीति भी देश के किसी भी प्रदेश की तुलना में ज्यादा कॉम्पिटिटिव और ज्यादा अच्छे तरीके से सामने आई है। और इस उद्योग नीति में विशेष बात यह है कि पहले उद्योगों के जो छूट होते थे वो इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के आधार पर होते थे, कितना बड़ा निवेश होता था उस आधार पर बड़े छूट प्रदान किए जाते थे। लेकिन औद्योगिक नीति जो 2024 से 2030 तक के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में जो जारी किया गया है, उस उद्योग नीति में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वहां पर जो छूट है वो निवेश के अमाउंट के आधार पर ना होकर रोजगार सृजन के आधार पर किया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी औद्योगिक नीति के माध्यम से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में और सर्विस सेक्टर में ज्यादा तेजी से विकास होने के कारण रोजगार के अवसरों में भी इसका लाभ मिलने लगा है। और ये सुशासन के कारण और ईमानदारी के साथ जो सरकार ने काम किया है और सभी लोगों में एक जो विश्वास लौटा है, उसके कारण ये तीव्र विकास दर हमारी छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ में पेश होने वाले आगामी बजट की जानकारी देते हुए कहा, निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जब गठन हुआ तो छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश को दुर्भाग्य से अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा बीमारू राज्य कह दिया जाता था और उस समस्याओं के निपटारे के लिए हमारी सरकार ने लगातार काम किया। इसमें मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लंबे समय तक काम किया। पहले 15 साल तक इसी बात का प्रमाण है कि कैपिटा इनकम निश्चित रूप से ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा है और कैपिटा इनकम जो है वो राष्ट्रीय औसत से भी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर छत्तीसगढ़ को विकसित करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।